हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर जेके एसएसबी सिविल में जो जेई की पोस्ट निकली हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 144 जो सीट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आप कृष्णा टेक्निकल पाठशाला से किस तरीके से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं, किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को और बेस्ट बना सकते हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म करें और अपनी सीट उसमें क्या करें, पक्की करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ आप हमको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि आप किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उन सब स्टूडेंट के कॉल पे हम लोग इस चीज़ को लेकर के आए हैं। प्लीज़ हम लोग चाहेंगे कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, इंडिविजुअली अगर आपको कुछ भी चीज़ जानना है हमसे रिलेटेड टू जेके एसएसबी सिविल से, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9877580530। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन फॉर जेके एसएसबी जेई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो निकला है। डिस्टेंस ये हमारी टीम है, यहाँ पे मैं खुद भूपेंद्र, ये हमारे तेजिंदर पाल सर हैं, जिन्होंने हमारे को यहाँ पे क्या करना है, जो बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें हमारा एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है और जिसमें दूसरा क्या आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। उसको एक एक टर्म को एज पर नोटिफिकेशन जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसको एक एक टर्म को इन्होंने एक्सप्लेन करना है और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक है, चाहे वो हमारे नोटिफिकेशन में दिया है या नहीं दिया है, उसको ये क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हमारी पूरी टीम है जिन्होंने अपने अपने टॉपिक्स को पढ़ाना है और पूरी टीम को हम लोग यहाँ पे शो नहीं कर पाए हैं और भी हमारी टीम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं सबसे पहले कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सिलेबस में जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टूडेंट के लिए, प्लीज़, तो हमारे को कुछ टॉपिकों को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक हमको क्या करने चाहिए, पढ़ने चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको नहीं पढ़ने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ यहाँ पे देखिए आप, इसमें ये हमारे पास सिलेबस है। सिलेबस में जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास सर्वेइंग। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। थर्ड टॉपिक है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, कंक्रीट एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग वाटर एंड वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 5 टॉपिक बन करके हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बनता है डियर स्टूडेंट्स। उसको हमने किस में करना है, इन्वायरमेंट में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इरिगेशन। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोलॉजी को भी पढ़ना है। किसको पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलॉजी को भी पढ़ना है। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिस पे सिर्फ वहाँ पे जैसे हाइड्रोलॉजिकल क्या दे दिया, साइकिल दे दिया है, या सिंपल सा एक टॉपिक दे दिया हाइड्रोग्राफ, या दे दिया रेनफॉल। ये डियर स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है, चैप्टर्स हैं। तो इरिगेशन में हमने कुछ जितना भी पोर्शन हमारा हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है उसको हमने एक एक पॉइंट को क्या करना है, डिस्कशन करना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है हाईवे। नेक्स्ट हमारे पास है रेलवे। उसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में पूछे गए हैं एज पर नोटिफिकेशन जो हमारे को जेके एसएसबी के थ्रू मिला है। ओके, सर्विंग में अगर आपसे पूछा, मेरे से अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चंस आएंगे,
तो मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्या कर देना, छोड़ देना है। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट एग्जाम्स में कि कोई भी जब भी आप जेई का पेपर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप क्या देते हैं जेई का पेपर देते हैं, तो वहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जिन भी फॉर्मूलाज में लॉग आता है, समझे मेरी बात, जिस भी फॉर्मूलाज में लॉग आता है जनरली, या फिर जिस भी फॉर्मूले में पावर आती है जैसे ई की पावर समथिंग, या जिस भी फॉर्मूले में 1/3 आता हो, क्यों भी मतलब 1/3 में हो, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कभी भी एग्जाम में नहीं देख रहे होते हैं। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होता है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जिन भी फॉर्मूलेज में कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू अगर समझाना चाहूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपसे अगर पूछा जाए इन केस ऑफ आरसीसी, प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहा होता है। अगर इन केस ऑफ आरसीसी में पूछा जाए कि बताइए MOR का वैल्यू क्या होगा इन केस ऑफ अंडर इन्फोर्समेंट, इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन, इन केस ऑफ ओवर इन्फोर्समेंट, तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा होगा एसएससी मतलब जेई के एग्जाम में। मेरा जो अपना तजुर्बा है, जो मैंने क्वेश्चंस को देखा अभी तक, जब भी MOR पे क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हमारे पास किस पे होगा, वो बैलेंस सेक्शन पे होगा डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस सेक्शन पे होगा। रीजन, क्योंकि सबको पता है इसका फॉर्मूले में कैलकुलेशन क्या होती है, MOR या फिर MOR जो लिम होता है, ये सिंपल से कितना होता है 0.138 FCK BD²। यस और नो? 4 किसके लिए हो जाएगा, ये FE 415 के लिए हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अंडर इन्फोर्समेंट के केस में क्यों नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स? ये इसलिए नहीं आएगा, जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पे MU इक्वल टू कितना 0.36 FCK, ठीक है ना, BXU इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। डियर स्टूडेंट्स पहले तो आपको XU की वैल्यू फाइंड करना है, फिर XU की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर पाएगा, करेगा तो इतना टाइम लगा देगा कि वो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस को छोड़ देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है जेई के पेपर में। अगर आप ए के पेपर में देना चाहते हैं, SDO के पेपर में जाते हैं, तो वहाँ पे एक डिफरेंट प्लानिंग होती है। आप गेट देते हैं, ESE देते हैं, वहाँ पे एक अलग डिफरेंट अप्रोच होती है। परंतु हम लोग जेई का पेपर देने जा रहे हैं, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा, क्योंकि ये इस तरीके का फॉर्मूला है कि जहाँ पे सिर्फ आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट देगा, सिंपली मल्टीप्लाई करिए, पूछ लेगा बताइए QBD², इस तरीके से दे रखा आपको MU लिम, बताइए यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू का वैल्यू आप बता देंगे 0.138 FCK इन केस ऑफ FE 415। अगर 250 है 500 है तो डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, 0.148 एंड 0.133। तो इस तरीके का हमारे पास अप्रोच होता है डियर स्टूडेंट्स जेई का मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए। तो इसलिए हमारे को हर टॉपिक को पढ़ना है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देना है डियर स्टूडेंट्स, और सबका बेसिक पता होना चाहिए। मेनली क्या है, बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन करने में लगे रहते हैं और बड़े खुश होते हैं, वाह, परंतु जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनको हम लोग अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, और एग्जाम में आकर के फिर वो हमको इग्नोर करते हैं। तो इसलिए हमने छोटे छोटे पॉइंटों को इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सिंपल सा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। व्हाट इज़ द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सिंपली क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 0.700 FCK। परंतु उन्होंने पूछ लिया कि फाइंड फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको √35 सॉल्व नहीं होगा? तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या लगाना है,
माइंड यूज़ करना होता है। अरे आप 35 का तो नहीं कर सकते, 36 का तो कर सकते हैं ना। 36 का कितना हो जाएगा, 6 × 0.7 = 4.2, उसके नियरेस्ट डाटा होगा। तो ऐसे स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, सॉल्व ही नहीं कर करके आते हैं कि सर मेरे से तो अंडर रूट में तो भूल गया, एग्ज़ाम में इतना प्रेशर था। होता है, ये फैक्ट है। तो हमने ऐसी चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे समझना है डियर स्टूडेंट्स। हमारे KTP ऐप पे, KTP जो क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। हम लोगों के जो टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है उसमें हमारे पास ये वाला टॉपिक है, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का जितना भी टॉपिक है उस सारे टॉपिक को हमने क्या करा दिया, कवर अप करा दिया डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ वहाँ पे एस्टिमेशन वाला पोर्शन रह चुका है। ये पोर्शन हम लोग आपको करा देंगे आने वाली क्लास टाइम में, इसका एस्टिमेशन का भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंक्रीट का पूरा पढ़ लिया है। रिइंफोर्समेंट कंक्रीट में हमने सिंगली रिइंफोर्समेंट, पहले तो हमने LSM से रिलेटेड जितना भी कोडल प्रोविजंस हैं वो सारे पढ़े हैं, जो हमारे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट, व्हाट इज़ द सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, partial safety factor for concrete and partial safety factor for steel, and assumptions for the flexural member, जिसमें हमारे पास 5 to 6 हमारे पास क्या है, assumptions है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस assumptions से ही आते हैं डियर स्टूडेंट्स। जेई में assumption से क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सा होता है, विच स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, नॉर्मल सेक्शन मतलब क्या है, प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग क्या है, नॉर्मल है मतलब प्लेन है या नहीं है, कि जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। तो वहाँ पे इस तरीके के कि कितना हमारे पास मैक्सिमम आउटर फाइबर पे कितना हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन होता है 0.0035 होता है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे से। तो जितना भी LSM से रिलेटेड क्या है कोडल प्रोविजन में जो हमारे को डाटा दिया, व्हाट इज़ द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, व्हाट इज़ द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक लोड, व्हाट इज़ द डिजाइन लोड, व्हाट इज़ द फैक्टर्स मतलब लोड फैक्टर्स, डेड लोड में, लाइव लोड में, विंड लोड में, या फिर हमारे पास ये है कि अगर हमारे को लाइव लोड लेना है तो किस कोड को स्टडी करेंगे, डेड लोड को पढ़ना है तो किस कोड को स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ RCC, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ PCC। जितना भी हमारे पास है, जितना भी कोडल में हमारे को दे रखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हम लोगों को जो वाटर यूज़ करना है RCC में उसका मिनिमम pH कितना होना चाहिए, उसमें जो ऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं, वो उनकी परमिसिबल लिमिट्स क्या होनी चाहिए, जो भी आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ वर्केबिलिटी उसका मैक्स साइज क्या हो सकता है, वर्केबिलिटी में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जितना भी ये सब चीज़ बनता है उसको हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की क्या किया डिस्टेंस कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पे हमने दूसरा हमारे पास कौन सा, सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम को हमने कंप्लीट करा दिया है, डबली रिइंफोर्समेंट बीम को कंप्लीट करा दिया है। डबली रिइंफोर्समेंट बीम में कैलकुलेशंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है अगर आपको XU का भी वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए एक बड़ा फॉर्मूला होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे आप ESC का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप JEE का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप AN का एग्ज़ाम दीजिए, कभी भी डबली रिइंफोर्समेंट से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। वहाँ से ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि डबली रिइंफोर्समेंट बीम को आप कब प्रोवाइड करते हैं। स्टील बीम थ्योरी किस बीम में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टील बीम थ्योरी का मतलब क्या है, जो हम लोगों के पास कंप्रेशन जोन में जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर आने वाला स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, या जो कंप्रेशन जोन में आप स्टील यूज़ जो करते हैं उसके अंदर आने वाले स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, FSC। या फिर ये पूछा जा सकता है कि डबल रिइंफोर्समेंट बीम को और किन किन कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, विड्थ एंड डेप्थ बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड, हम लोग ना विड्थ को बढ़ा सकते हैं ना डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। इन केस ऑफ हैवी लोडिंग, जब लोड किसी भी बीम पे ज़्यादा आए तो उस केस में हम लोग डबल रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन करते हैं। और एक होता है हमारे पास गुड अपीयरेंस के लिए, मतलब दिखने में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, डबल रिइंफोर्समेंट बीम का क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। यस और नो, तो हमारे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड है हमारे पास T&L बीम, इसके वीडियोस भी आज हम लोग इस पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं कि, और ठीक है, तो ये हमारा पास
इतना चल रहा है और आगे इसके लेक्चर आने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर्स आपको पूरा करा दिया हम लोग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी हमारा स्टार्टिंग में है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ते हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन मेथड का कब यूज़ किया जाता है, किस टाइप के शहर के लिए, ओल्ड सिटी के लिए किया जाता है, न्यू सिटी के लिए किया जाता है या यंग सिटी के लिए किया जाता है। इस तरीके के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। सिर्फ वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, हमको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को कब यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को यूज़ कब करते हैं, किस सिटी के लिए करते हैं, यंग सिटी के लिए करते हैं या ओल्ड सिटी के लिए करते हैं, उसमें आर का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, और भी जो हमारे पास क्या है मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, मास्टर प्लान मेथड है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे पास 6 to 7 मेथड्स हैं उन सबको हमने 1 by 1 को क्या किया, एक्सप्लेन किया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है नेक्स्ट वाटर डिमांड फॉर फायरिंग। फायर डिमांड के लिए कितना वाटर की ज़रूरत है, जहाँ पे कुचलिंग फॉर्मूला है, फ्रीमेंस फार्मूला है, नेशनल कोड मेथड जितने भी हैं हमने उनको एक्सप्लेन किया वहाँ पे प्रॉपर वे में, जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उन्होंने। नेक्स्ट हमने वहाँ पे किया है कि जैसे कि अगर आपको हॉस्पिटल के लिए पर बेड कितना वाटर चाहिए, रेस्टोरेंट में जाते तो कितना वाटर चाहिए, ऑफिस के लिए कितना चाहिए, स्कूल के लिए कितना चाहिए, एक नॉर्मल जो क्या है पॉवर्टी से नीचे आता है, पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है, उसके लिए कितना वाटर चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब डे में किस टाइम मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कराए हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा आपका सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के सोर्स क्या क्या है, ग्राउंड वाटर है या फिर आपके पास सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर है तो उसमें कौन कौन से क्या होते हैं, हमारे पास पॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसा नो, अगर उसमें कोई पॉल्यूशन है तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा। ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में क्या होता है, जैसा नो। तो जितना भी है ग्राउंड वाटर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कैसे हम लोग वाटर को मतलब क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोगों को मिलता है वाटर। नेक्स्ट उसमें आएगा हमारे पास जैसे ही वाटर रिसोर्स सोर्स ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाएगा, जो थर्ड चैप्टर है यहाँ पे आपको बताया कि भाई इतना वाटर चाहिए, यहाँ पे आपको सोर्स पता चल गए। और यहाँ पे हमको आपको क्या बताया जाएगा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो वाटर है उसमें परमिसिबल लिमिट्स क्या होनी चाहिए। जैसे फ्लोराइड मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 mm होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1.5 mm चाहिए। अगर आप क्लोराइड की बात करते हैं तो 250 और कितना होगा 1000 होगा। अगर आप हार्डनेस की बात करते हैं 200 600 होगा। अगर आप नाइट्रेट की बात करते हैं तो कितना होगा, नाइट्रिक की बात करते हैं कितना होगा, फ्री क्लोरीन कितना होगा, ऑर्गेनिक अमोनिया कितना होगा, आयरन कितना होगा, या फिर आपके पास और भी जो भी हमारे पास है टर्म्स, या जैसे हम जो ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यस और नो। या फिर आपको जैसे कि हार्डनेस पूछा जाता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर का हार्डनेस कितना होता है, वो सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। उसका जो हार्डनेस होता है वो 75 to 115 75 से 115 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। इस तरीके के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सारे इस ऑर्डर में हम लोग उनको लेकर के आ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर क्या होगा, फोर्थ चैप्टर होगा हमारे पास वाटर प्यूरिफिकेशन। अब वाटर को प्यूरिफिकेशन कर दिया, अब आपका क्या काम है बोलिए। यहाँ से हमको पता चल गया कि क्या क्या लिमिट होनी चाहिए, यहाँ से हमको पता चल गया अरे इस वाटर को तो प्यूरिफाइड किया जाएगा। अब वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसेस लगा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सिंपल सा पहले हम लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है, उसके बाद सेडिमेंटेशन करना है। और सेडिमेंटेशन में भी हमने देखना है कि हम जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, स्लो सैंड फिल्टर कर रहे हैं, रैपिड सैंड फिल्टर कर रहे हैं। स्लो सैंड फिल्टर में आपको पता है किसी भी तरीके का कोगुलेशन नहीं होता है। अगर हम क्या करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं तो कोगुलेशन करते हैं, यस और नो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, उसके बाद सॉफ्टनिंग करते हैं। तो इस तरीके का एक एक पॉइंट पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ से एक सबसे फेमस जो क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आता है कि जो स्लो सैंड फिल्टर को आप जो क्लीनिंग करते हैं उसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो आपको पता है 1 to 3 मंथ्स होता है। और सेम एज वेल एज वहाँ पे आपको ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। वहाँ पे आपको पता पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे CU का वैल्यू कितना है फॉर रैपिड सैंड फिल्टर, या कोएफिशिएंट ऑफ जो कर्वेचर होता है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जैसे नो। एक दिन में कितने वाटर को प्यूरिफाई करता है ये आपको पता होना चाहिए। कितने जो बैक्टीरिया है उसको रिमूवल करता है। स्लो सैंड फिल्टर में, रैपिड सैंड फिल्टर में कौन सा ज़्यादा बेस्ट होता है। अब एरिया किस में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, आपको पता है रूरल एरियाज़ में क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग स्लो सैंड फिल्टर को यूज़ करते हैं। और जो सिटी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एरिया कम होता है, यही रीज़न होता है कि वहाँ पे हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर लेकर के आते हैं। प्रेशर फिल्टर को हम लोग
कहाँ पे यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं। उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, यस और नो, क्लीनिंग पीरियड क्या होता है, उसके बाद जैसे क्लोरिनेशन है, प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है, ब्रेक क्लोरिनेशन क्या होता है, इन सारे पॉइंटों को हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को प्रॉपर वे में समझना है। जब आपने वाटर को प्यूरीफाई कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है डिस्टेंस, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम आपको ये पता होना चाहिए किस किस तरीके का सिस्टम होता है। जैसे हम लोग 4 तरीके का सिस्टम पढ़ते हैं, डेड एंड सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम होता है, रेडियल सिस्टम होता है, इस तरीके का हमारे पास सिस्टम है। अब उसमें किसके थ्रू लेके जाएंगे, आप पाइप के थ्रू लेकर के जाएंगे। तो पाइप में आपको पता होना चाहिए कि किस किस पाइप में कौन कौन सा जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। उन जॉइंट के बारे में हमको पता होना चाहिए, कौन सा मटेरियल लगा होता है, इस जॉइंट का क्या वर्क होता है। अब आपने वाटर को कहाँ पहुँचा दिया, घर पहुँचा दिया। अब मैंने वाटर को पी लिया, पी करके अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब वेस्ट के फॉर्म में निकाल रहा हूँ। अब फिर इसको यहाँ से वापस लेकर के जाएंगे, कहाँ लेकर के जाएंगे, जहाँ पे सीवेज प्लांट होगा। तो सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग उसको कहाँ पे ले जाएंगे, अब हमारे पर डिपेंड करता है कि उस सीवेज को किसी नदी में डाल दें या फिर उसको पहले ट्रीटमेंट करें। तो ट्रीटमेंट करते टाइम हमको पता होना चाहिए ना कि भाई इसमें ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, अगर इसको डायरेक्ट वाटर में डाल देंगे तो ये क्या करेगा, वाटर को और ज़्यादा पॉल्यूट कर देगा। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट के बाद पूरा सीवेज क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब सीवेज तो क्लियर हो गया, पानी अलग, सॉलिड अलग हो गया। अब इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को स्टडी करते हैं। उसके बाद वाटर तो हो गया, अब क्या, एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन। तो इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। छोटे छोटे जो भी बेसिक पॉइंट्स आएंगे उनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन में आपको पता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से बनते हैं जनरली। फर्स्ट चैप्टर में ड्यूटी डेल्टा, इसका रिलेशन सबको याद है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशंस, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि फ्लड इरिगेशन कौन सा होता है, बॉर्डर इरिगेशन कौन सा होता है, ठीक है ना, या फिर हमारे पास कौन सा है, स्प्रिंकलर इरिगेशन कौन सा होता है, ड्रिप इरिगेशन कौन सा होता है, बेसिन इरिगेशन कौन सा होता है। इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज, ठीक है ना, वाटर क्या डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है, कन्वेयर एफिशिएंसी है। तो इस तरीके का जितना भी एफिशिएंसी है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद में हमारे पास कंजप्टिव यूज़ आता है, ठीक है ना, NIR, GIR, FIR, इस तरीके के जो टर्म्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद में हमारा क्या टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में पानी तो है, लेकर के कहाँ से आएंगे, कैनाल से लेकर आएंगे। तो कैनाल का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 है, अनलाइन कैनाल और लैंड कैनाल। तो मेन जो क्वेश्चन बनता है वो आपका कभी भी लैंड कैनाल से नहीं बनता है। लैंड कैनाल से एक ही क्वेश्चन बनेगा कि जो आपने कंक्रीट यूज़ किया वो किस ग्रेड का कंक्रीट है, जो आपने वहाँ पे स्लोप प्रोवाइड किया वो कितना स्लोप पे आपने प्रोवाइड किया है, टाइल्स है, ब्रिक है, कंक्रीट है, क्या आपने यूज़ किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। या फिर जो आपका सबसे बेस्ट शेप है वो कौन सा है, ये हो सकता है। इतने क्वेश्चन बनते हैं अनलाइन कैनाल से। पर अनलाइन कैनाल से जब कैनेडी थ्योरी को या जो लेसी थ्योरी है उनको पढ़ते हैं तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी क्या मतलब जो कैनेडी ने बताया था उसी को इन्होंने क्या किया था, करेक्ट किया था लेसी साहब ने। तो उन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, फिर डिस्चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, यस और नो, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ये छोटे छोटे जितने भी उनके क्या है फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को आपने क्या रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है। उसके बाद आपने डैम को स्टडी करना है, ग्रेविटी डैम को पढ़ना है, यस और नो। ग्रेविटी डैम है, अर्थन डैम है, तो वहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ये फोर्स वर्क कर रहा है तो किस हाइट पे वर्क कर रहा है, अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी से क्या कराना है, पास कराना है तो वहाँ पे कितना होना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं 1/3 रूल और 1/4 रूल सर्कुलर के केस में होता है हमारे पास। तो जो लोड है, जो रिजल्टेंट लोड होता है वो कहाँ से पास करता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनते हैं कि भाई जो लोड है वो B/3 मिडिल थर्ड स्टेप से क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर। और जो हमारे पास होता है वो किससे पास करना चाहिए, फोर्थ से करना चाहिए। तो जैसे टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो B है तो उसको क्या करेंगे, B/8 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 करेंगे। तो इस तरीके से B/4 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 करते तो उस तरीके से आता है। जैसे B/3 और वो हमारे पास क्या होता है B/4। उस केस में हम लोग इसेंट्रिसिटी का पता करते हैं कि भाई इतने जोन से अगर ये रिजल्टेंट फोर्स पास करेगा तो यहाँ पे किसी भी तरीके का क्या डेवलप नहीं होगा, टेंशन डेवलप नहीं होगा। और ये करते क्यों है टेंशन को, क्योंकि कॉन्क्रीट इज़ वीक इन टेंशन। प्रॉब्लम यहाँ पर है, कॉन्क्रीट फेल हो जाता है बेचारा टेंशन में जाकर के। इसीलिए पूरे RCC में हम लोग कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको क्या लेकर के चलते हैं हम लोग, वीक लेकर, मतलब क्या लेकर चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हाईवे है, प्रॉपर वे में पूरा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में रेलवे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इससे पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ाया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं वो सारी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं अपने ऐप पे, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाएंगे जो कि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि आपका बेस तैयार करना हमारा काम है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और उनका बेस कहाँ से चल रहा है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से चल रहा है। अब जो टॉपिक आपने पूरा सॉम पढ़ लिया उससे क्वेश्चन नहीं आया, बेसिक से क्वेश्चन आ गया कि भाई बताइए इसका मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट बताइए इसका क्या होगा, कोई भी बॉडी दे देंगे। अब वो तो हमने सॉम में नहीं पढ़ा, वो तो कहाँ पे पढ़ा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है। तो इसीलिए अगर आपको सीजी पता करना है किसी भी बॉडी का तो आपको पता करना पड़ेगा ना पहले। तो इसलिए हमने सारा पॉइंट कहाँ पे बता रखे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बताए हैं। जब आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तब आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा। इसी तरीके से सेम फ्लूइड मैकेनिक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। और ये सर्वेइंग है, सर्वेइंग अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। सर्वेइंग और ये जो 3 टॉपिक है इनको अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। जब हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग इन टॉपिकों को लेकर के आएंगे। ओके, दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सबका अपना अपना वेटेज है, पर प्लीज़ फिर भी हमने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स की हम आपको किस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मेट है जिसमें हम आपको सारा सोल्यूशन इस फॉर्मेट में प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रिपरेशन फॉर JKSSB जूनियर इंजीनियर मॉड्यूल जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, जो हम आपको सारा मटेरियल देंगे वो रिकॉर्डेड वीडियोस में देंगे। जो भी हमारा मटेरियल है वो सारा रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट नोट्स PDF। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि सर हमारे को नोट्स का PDF दे दीजिए। हम नोट्स का PDF आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम आपको शॉर्ट नोट्स का PDF देते हैं। जैसे आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, अब आपको क्या चाहिए, समरी चाहिए। फाइनल एग्जाम के टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, एक ऐसे नोट्स चाहिए कि इनको पढ़ने से हाँ मेरा कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, उस टाइम पे आप मोटे मोटे बुकों को पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप एक मोटी बुक को 1 महीने में जिसको तैयार किए हैं उसको आप 2 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने में समय लगता है। तो इसलिए हम लोग आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स जिनको आप विद इन 10 to 15 डेज में क्या कर सके, पूरे सब्जेक्ट्स को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके, और आपको वहाँ पे क्या मिल सके, हेल्प मिल सके एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने में, सिलेबस को रिवीजन करने में। तो उसके लिए हम लोग डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे 15 टेस्ट देंगे, आपको 15 टेस्ट देंगे, और ये टेस्ट आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। कब से स्टार्ट होंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। और जितना भी आपका सिलेबस है ये हम लोग 31 मार्च तक क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। 31 मार्च तक आपको कंप्लीट होकर के फर्स्ट जो टेस्ट देना डियर स्टूडेंट्स वो आपको 1 अप्रैल को देना है। 1 अप्रैल को आपका टेस्ट होगा, और वो जो टेस्ट हैं 15 टेस्ट डियर स्टूडेंट्स, इनको एज पर सिलेबस क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और एज पर पैटर्न ऑफ JKSSB तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज ज़्यादा 20 नंबर का है सपोज, तो उसमें 20 क्वेश्चन किसके आ रहे होंगे हमारे पास, जिसका जितना ज़्यादा वेटेज उसके उतने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे पर टेस्ट में। ओके डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ टेस्ट देना सोल्यूशन नहीं होता है, टेस्ट दे करके उसका एनालाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैंने टॉपिकों को जब पढ़ लिया तो फिर मेरे टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए जो हम लोगों ने फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है, जब टेस्ट के बाद में, जब टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल को टेस्ट देते हैं तो आपका 3 अप्रैल को क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 3 अप्रैल को हम लोग क्या कराने वाले हैं, इसका सल्यूशन कराएंगे अपने ऐप पर जा कर के। जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट्स ने हमसे कोर्स परचेज किया हुआ है उस स्टूडेंट्स को उसके सॉल्यूशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है वो अपना लाइव ऐप पे लाइव होंगे हम लोग, और वो अपना डाउट क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है, वो पता कर सकता है कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैंने भी इस पैटर्न से किया फिर भी मेरा आंसर नहीं आया, या क्या सर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता था, मेरा भी तो आंसर वही आ रहा है जो आपका आ रहा है। तो इस तरीके के जो भी डिस्कशंस हैं हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, और ये हमारा 10 मई तक चलेगा। 10 मई
हमने 1 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक अपने 15 टेस्ट बच्चों को सॉल्व करवाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक का इसका प्लान देख लिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइव जाना है। डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है, लाइव हम लोग जाएंगे और लाइव में हमने जो चीज़ें बतानी हैं आपको, वो हमने क्या बताना आपको लाइव, सॉरी ये थोड़ा कलर वैसा हो गया। लाइव में जाकर के डियर स्टूडेंट हम लोग लाइव आएंगे अपने ऐप पे 1 मई से और हम लोग कब तक रहेंगे, 15 मई तक हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, लाइव रहेंगे। ये हर सब्जेक्ट्स के लिए होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड फॉर्म वीडियोस में, जैसे हमने रिकॉर्डेड वीडियोस दिए, बच्चे ने समझे, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को क्या होती है, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जो क्लियर नहीं होती हैं। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक दिन हमारे पास होता है आरसीसी का, कि जो भी हमारे पास 2 घंटे हैं 3 घंटे हैं, आप उसमें क्या करिए, हमसे पता कर लीजिए कि सर मेरे को इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम्स थी या इन टॉपिक को मैं नहीं समझ पाया। लाइव में आपको पता है कि वहाँ पे क्या बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। वहाँ पे क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप पता कर सकते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, बताइए मैं कैसे सॉल्व करूँ इस प्रॉब्लम को। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोग इस तरीके से हर सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इन्वायरमेंट, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को लेकर के हम लोग आएंगे। और 15 मई के बाद हम बच्चे को बिल्कुल क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे कि जितना भी आपने अभी तक ज्ञान लिया है, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म से, चाहे वो टेस्ट सोल्यूशन से, चाहे वो ये आपका क्या है शॉर्ट नोट्स पीडीएफ से, जो भी आपने मटेरियल लिया है, जितना भी आपने पढ़ा है, अब आप इसको क्या करिए, रिवाइज कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका 15 मई से पहले कोई टॉपिक नहीं होता है तो उसको मत पढ़िए, क्योंकि जितना टाइम उसको पढ़ने में लगाएंगे उससे कम टाइम में आपका दूसरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और वहाँ से क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लास्ट 10 डेज ओनली क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपसे कोई सब्जेक्ट छूट जाता है तो छोड़ दीजिए, वैसे भी हमारे को फुल मार्क्स लेकर के नहीं आने, परंतु जो पढ़ करके जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ करके जाइए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको क्या करना, अपने रिजल्ट्स में अपने आप को कन्वर्ट करना है तो इसलिए हमारा ये पूरा प्लान था। जो बच्चों ने हमसे पूछा, हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की एक एक पॉइंट को बताने की। और डियर स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मेट पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। आप टाइम पे जा करके हमारे ऐप पे जा करके चेक भी कर सकते हैं। 30 मार्च को हम लोग पूरा एज पर नोटिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करा देंगे। 31 मार्च को 1 अप्रैल से हमारा टेस्ट वहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा, टेस्ट आ जाएगा वहाँ पे। टेस्ट का हम लोग बाकायदा डेट देंगे, इस डेट को हमारे टेस्ट होंगे, इस डेट को हमारे सॉल्यूशंस होंगे, जिससे स्टूडेंट्स का पहले से माइंड प्रिपेयर्ड हो और बच्चों को जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो भी बता सके, सर मैं जॉब में हूँ, सर मैं यहाँ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट जैसे कि वीडियो सॉल्यूशन जब करा रहे हैं हम लोग, उसमें अगर अवेलेबल नहीं होता है, एब्सेंट रहता है, तो हमारी ऐप पे क्या होता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब भी वो फ्री है उस टाइम पे वो अपना क्या कर सकता है, चेक कर सकता है कि मेरे किस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, वहाँ पे बच्चा जो भी परचेज करता है, जिसने भी कोर्स हमारे लिए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हमने वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल दी। अपना क्वेश्चन भेजिए, जो भी सोल्यूशन होगा, हमारी पूरी टीम की कोशिश होती है। और नहीं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद ही सोल्यूशन भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे अपने अपने क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। इवन टीचर्स को जब क्वेश्चन लगते हैं, ये क्वेश्चंस होने चाहिए स्टूडेंट्स के पास में, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चे से सॉल्व नहीं होता है, उसको एक टाइम के बाद जो टीचर जिस सब्जेक्ट का होता है, वो टीचर उस क्वेश्चन को वहाँ पे जाके बताता है कि इस क्वेश्चन का इस तरीके से सॉल्यूशन है, आप हमारे वीडियो के इस पार्ट में जा करके देखिए, इसको इस तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।